हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। हम लोगों ने पिछली जो क्लास 12 की वीडियो देखी थी उसमें कूलॉम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में सीखा। उससे पहले वाली वीडियो में कूलॉम्स लॉ क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की रिलेटिव परमिटिविटी होता है, ये सीखा। इनकी यूनिट सीखी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की डायमेंशन सीखी, वैल्यू सीखी और एक न्यूमेरिकल भी किया। आज हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। ये फर्स्ट चैप्टर जो कूलॉम्स लॉ है, फर्स्ट चैप्टर, उसका लास्ट टॉपिक समझिए, थ्योरेटिकली समझने वाला। इसके बाद 6 न्यूमेरिकल्स मैं करा दूंगा, जिनमें 3 कल करा दूंगा, 3 परसों करा दूंगा। आपका एक कूलॉम्स लॉ बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। 6 न्यूमेरिकल में आपके सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। कठिन भी, मीडियम भी और सरल भी, तीनों हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं कूलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यानी कूलॉम्स लॉ जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या शो करता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आप लोग कहेंगे अगर फर्स्ट ईयर में आपने वेव्स पढ़ा होगा तो उसमें सुपरपोजिशन पढ़ा होगा, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, याद नहीं है आपको, तो सुपरपोजिशन होता क्या है। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, 2 वेक्टर है। अभी आप कुछ देर के लिए प्लीज मानिए, ए पे एक कोई रखा है क्यू चार्ज, ए पे चार्ज रखा है क्यू, और एक दूसरा चार्ज है Q2। Q2 से A तक की डिस्टेंस है R2A। R2A क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम टू मतलब सेकंड चार्ज टू A, यानी यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम टू टू A। Q1 क्या दिखा रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू A, यानी Q1 से A की डिस्टेंस R1A, Q2 से A की डिस्टेंस R2A, Q3 से A की डिस्टेंस R3A, ऐसे ही Q5 से A1 तक की डिस्टेंस R5A। और माना इस Q चार्ज के पास N चार्जेस हैं, N कुछ भी हो सकता है, मानो 100 चार्जेस हैं, तो ये हो जाता R100A, 100 वाले चार्ज की। और 10 होते बस इसके पीछे, जैसे Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, ऐसे ही 10 होते तो हो जाता R10A। तो सारे चार्जेस जितने भी Q के आसपास हैं उनसे डिस्टेंस Q की कितनी हो गई, R1A। R1A मीन्स डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q फ्रॉम Q1। R2A का मतलब डिस्टेंस ऑफ चार्ज Q विच इज लोकेटेड एट और विच इज प्लेस्ड एट A। जो A पे चार्ज Q है उसकी Q2 से डिस्टेंस R2A, Q4 से इसकी डिस्टेंस A वाले चार्ज जो Q है, Q4 चार्ज से डिस्टेंस R4A, ठीक है। ये अब मैं बताता हूं, कूलॉम्स लॉ इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन। यहाँ टू बॉडी में एक चीज याद रखिएगा, दोनों बॉडी पे चार्ज होना जरूरी है। टू बॉडी इंटरेक्शन से मेरा मतलब ये है कि ये 2 बॉडी हैं, M1 M2 मास की, इनके बीच की डिस्टेंस R है, लेकिन इन दोनों पे चार्ज नहीं है, इन दोनों पे चार्ज नहीं है, या एक पे है दूसरे पे नहीं है, तो कूलॉम्स फोर्स वर्क नहीं करेगा। दोनों बॉडी पे क्या होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए। दोनों बॉडी डिस्क्रीट होना चाहिए, यानी पॉइंट चार्जेस होना चाहिए। तीसरी बात, दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। समझ में आ रहा है, कूलॉम्स फोर्स सिर्फ तभी काम करता है जब 2 बॉडीज पर चार्ज हो। मास तो है इन पे, मानिए इन दोनों बॉडीज पे मास है, चार्ज नहीं है, तो कूलॉम्स फोर्स वर्क नहीं करेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक पे है, एक पे नहीं है, तब भी नहीं करेगा। दोनों पे होना चाहिए, दोनों डिस्क्रीट होना चाहिए, यानी पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस नहीं होना चाहिए कि लगातार चार्ज है ये कॉन्टिन्यूस पॉइंट चार्ज। यहाँ है फिर यहाँ है, बीच में नहीं, यहाँ है बीच में नहीं, यहाँ है तो, और बीच तो वर्क करेगा, और बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, जैसे इन के बीच में डिस्टेंस, इन के बीच में। तो मान के चल रहे हैं A वाले चार्ज और Q2 वाले चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा, 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब फोर्स किस पे लग रहा है, A पे जो चार्ज Q है, फोर्स ऑन A किसकी वजह से, मान लो Q1 वाले की वजह से, तो फोर्स ऑन A ड्यू टू 1, फोर्स ऑन A ड्यू टू 1, A पे चार्ज Q है
और किसकी वजह से, Q1 वाले की वजह से, तो यहाँ लिख लिया 1। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिखी जाएगी वो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1A, और ये भी कितना आ जाएगा, R1A। इज दैट क्लियर? यानी इनके बीच, इन Q और Q1 के बीच का जब फोर्स लिखना था तो 1/4πε0 के Q1 का काम क्या करेगा Q, Q2 का काम Q1 अपॉन डिस्टेंस इनके बीच की R1A का स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर, क्योंकि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर क्वांटिटी होते हैं तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गई डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटीज में दो चीज़ों की जरूरत होती है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरी डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? अब भाई ये पूरा डीपली में ये R1A का स्क्वायर क्या हुआ, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, और ये क्या है FA1। तो प्लीज़ पिछली वीडियो देख लीजिएगा जब मैंने कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म सिखाया है। अब मैं इसी में सिखाने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं यहाँ ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आपको कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म आता है। तो अब सुपरपोजिशन में देखिए क्या लिखा है मैंने, कूलम्ब फोर्स इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, और दोनों बॉडी पे क्या जरूरी है होना, चार्ज। इनकी बात करते हैं तो यहाँ पे 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R², ये वॉल्यूम। अब जब हम फॉर्मूला लगा देंगे तो मानो 10 न्यूटन का फोर्स लग के आया इनके बीच, Q की वैल्यू लगा दी, Q1 की वैल्यू लगा दी, और इनके बीच के डिस्टेंस की वैल्यू लगा दी, उसका स्क्वायर कर दिया, सबको सॉल्व कर लिया। 1/4πε0 के की वैल्यू भी आपको पता है क्या है। जब ये सॉल्व कर लिया, मान के चलिए 10 न्यूटन का फोर्स आया, यानी ये वाला इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये वाला इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है। ठीक, अब इसके आसपास कितने चार्जेस हैं Q1 के अलावा, Q2 Q3 Q4 Q5 Qn, n चार्जेस हैं, लेकिन इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इस Q के आसपास कोई ना हो, Q2 भी ना हो, Q3 भी ना हो, Q4 भी ना हो, Q5 भी ना हो, Qn भी ना हो, तब भी इन दोनों के बीच का फोर्स कितना रहेगा, 10। मानिए इनके बीच एक Q5 खत्म हो गया, तब भी इनके बीच का फोर्स कितना रहेगा, 10। एक फोर्स और बढ़ गया, कोई एक चार्ज और बढ़ गया तो इनके बीच और एक फोर्स लगने लगा, लेकिन इन दोनों के बीच कितना फोर्स रहेगा, 10। क्योंकि यहाँ पे जो Q1 Q2 आ रहा है, तीसरे किसी चार्ज से मतलब नहीं है। और समझिए, ये वाले इस और इसके बारे में बात करें, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², इसमें इस Q की और इस R की वैल्यू रख के आया मानो 20। तो अब इन दोनों का फोर्स हमेशा 20 रहेगा आपस में, चाहे ये वाला चार्ज हट जाए, चाहे ये हट जाए, चाहे एक चार्ज और आ जाए। यानी ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करते हैं ये दोनों कि इसके आसपास कितने चार्ज हैं या इसके आसपास कितने चार्ज हैं। कहने का मतलब ये है, ये Q1 और Q2 और इनके बीच की दूरी R है, तब Q1 Q2 और R के बीच लगने वाला फोर्स 10 न्यूटन था, समझो। अब इसके बीच कई सारे फोर्स हैं, इस पे कई सारे चार्जेस हैं और इस पे कई सारे चार्जेस हैं। इन दोनों को इनके बीच जो फोर्स लग रहा होगा वो इस बात पे इफेक्ट नहीं होगा कि इस पे कितने फोर्स और लगा रहे हैं या इस पे कितने और फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों बस अपने फोर्स से मतलब रखेंगे इंडिविजुअल, क्योंकि यहाँ Q1 Q2 आ रहा है, Q1 Q2, Q1 पे और कितने चार्जेस हैं इससे मतलब नहीं है, Q1 से और कितने जुड़े हैं या Q2 से। इसीलिए ये क्या होता है, कूलम्ब्स लॉ इज अ टू बॉडी इंटरेक्शन, दो चार्जेस के बीच का इंटरेक्शन है, तीसरा कितने ही हो उससे मतलब नहीं होता। अभी मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बताऊंगा कि आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। पहली बात आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मैं एक ऐसी बात बताऊंगा आपको कि आप समझ जाएंगे। दूसरी बात भी यही है, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट्स, इन और इनके बीच लगने वाला फोर्स या इन और इनके बीच लगने वाला फोर्स या इन और इनके बीच लगने वाला फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। मैंने अभी यही तो बताया, टू बॉडी इंटरेक्शन है, इनके बीच कितना बताया था मैंने, 10 न्यूटन। अब इसके पास कितने और चार्जेस रख दो, Q1 Q2 Q3, पर Q1 तो हो गया, Q4 Q5 Q10 Q100 Q200, इनके बीच लगने वाला फोर्स हमेशा कितना रहेगा, 10। इनके बीच लगने वाला, इनके बीच अभी एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, मान के चलिए कितना लग रहा है, 20 न्यूटन। अब इसके इधर कितने भी चार्ज आ जाएं, 10 न्यूटन, 10 कूलाम का, 20 कूलाम का, 100 कूलाम का, 200 कूलाम का,
लेकिन इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनके बीच आपस में लगने वाला फोर्स कितना रहेगा? 20 न्यूटन। अच्छा, ये सर फिर कम कब होगा, फर्क कब पड़ेगा? जी, फर्क तब पड़ेगा क्यू की वैल्यू बदल दे या Q2 की या आर की। यहाँ पे Q1 की वैल्यू बदले, Q2 की वैल्यू बदले या आर की, तब इन पे फर्क पड़ेगा। भाई इनके बीच लगने वाले फोर्स क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू बदल दूं मैं, Q2 की वैल्यू बदल दूं, या इनके बीच की दूरी बदल दूं, तब ये फोर्स की वैल्यू बदलेगी। बाकी इसके चारों ओर कितने चार्जेस हैं? इसके चारों ओर कितने चार्जेस हैं? इन दोनों के आपसी फोर्स में, आपस वाले फोर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? फर्क कब पड़ेगा? जब इन दोनों की वैल्यू बदली जाए। फिर मैं बता रहा हूं वही नियम इन दोनों पे भी है। इनके बीच मान के चलिए Q1 Q2, अब यहाँ Q1 का काम क्यों कर रहा है? जब इन दोनों की बात कर रहे हैं तो Q1 का काम क्यों कर रहा है? Q2 का काम Q3, और इनके बीच की डिस्टेंस R3 है। तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, सपोज करिए जैसे इनके बीच, इन दोनों के बीच 10 था, इन दोनों के बीच 20, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स 30 है। इन दोनों के बीच जब Q1 Q2 और R की वैल्यू लगाया वो 30 आया। इज दैट क्लियर? अब चाहे इस पे और कितने ही फोर्स बढ़ा दूं मैं यहाँ पे, और इस पे कितने ही फोर्स बढ़ा दूं, लेकिन इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स हमेशा 30 ही रहेगा, जब तक हम Q1 Q2 या इनके बीच की दूरी को कम बढ़ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? अब मैं एक ऐसा आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूं जिससे आप हमेशा को समझ जाएंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये आप है, ये आप है, ये आपका दोस्त है, ये आपकी मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, और ये आपके कई और रिश्तेदार हैं, चाचा, मौसा, फूफा, पापा, कई सारे और आपके रिश्तेदार हैं। एन का मतलब है जितने रिश्तेदार हो। मानो किसी पे बस ये आप हैं, आप पे बस मम्मी, पापा, भाई, बहन और दोस्त, बस 5 है तो 5 ही चार्ज है आपके। 5 जिंदगी में बस 5 ही लोग हैं। आपको ना, मेरे में तो चाची, चाचा, बड़े पापा, छोटे पापा, बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी, तो उतने ही लोग बढ़ा लो हैं आप ही। अब समझिए मैं क्या कह रहा हूं। ये है फोर्स, आपका दोस्त ये है और ये आपका दोस्त कह रहा है देख भाई, मेरे और तेरे बीच बाकी के रिश्तेदार अपने मत लाना, हम दोनों के बीच लगने वाला फोर्स सिर्फ तुझसे और मुझसे, Q1 Q2 और हमारे बीच की दूरी जो है उस पर डिपेंड करेगा। बाकी तुम्हारी मम्मी क्या कह रही है, पापा क्या कह रहे हैं, भाई क्या कह रहे हैं, बहन क्या कह रही है, मौसा क्या कह रहे हैं, इससे हम दोनों को मतलब नहीं होना चाहिए। हम दोनों के दोस्ती तभी टूटेगी या तू बदल जाए या मैं बदल जाऊं या हम दोनों के बीच में दूरी बदल जाए, वरना हम दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करेंगे। अब आए इसके पापा कह रहे हैं देखो दिन भर मैं तेरे लिए कमाता हूँ, तू चाहे अपने दोस्त को देख, माँ को देख, बहन को सुन, भाई को सुन, सबको सुन, लेकिन मेरे और तुम्हारे बीच जो बॉन्डिंग है वो कभी इफेक्टेड नहीं होनी चाहिए तुम्हारे बाकी के रिलेशंस की वजह से। यानी मैं जानूं, तुम जानो और हमारे बीच की दूरी। हाँ, हम तुम जब बदलेंगे, तुम्हारा व्यवहार मेरे प्रति या मेरा व्यवहार तुम्हारे प्रति बदला, या हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बदली, तो हमारा फोर्स इफेक्टेड होगा। बाकी तुम मेरे लिए हमेशा मेरा कहना मान रहे हो और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी कर रहा हूं, तो हमारी बॉन्डिंग बनी हुई है। तुम चाहे 10 दोस्त बनाओ, चाहे मम्मी से मत बोलो, चाहे बहन से मत बोलो, चाहे भैया से बोलो। समझ में आ रहा है? अब बहन कहेगी देखो भाई, मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा चलना चाहिए। तुम मम्मी से नाराज हो जाना, पापा से नाराज हो जाना, अपने पक्के दोस्त को छोड़ देना, भाई से बोलना छोड़ देना, मौसा से बोलना छोड़ देना, लेकिन हमारा तुम्हारा बहन भाई का रिश्ता है, कभी नहीं टूटना चाहिए। टूटेगा तभी, इफेक्टेड तभी होगा तुम बदलो या मैं बदलूं या हमारे बीच की डिस्टेंस बदले। समझ में आ रहा है? बहुत डीप बात बता रहा हूं। यानी ये 2 बॉडी इंटरेक्शन है, बहन और इसको भी ये बहन इससे करिए तुम्हारे संग में कितने लोग हैं हमें मतलब नहीं, तुम्हारे दोस्त कितने हैं, मम्मी पापा, मौसी मौसा, ऐसे ही ये भी कह रहा है। ये ऐसा नहीं है सिर्फ सब बहन ही इससे कह रही है, ये भी इससे कह रहा है कि तुम्हारे बहन फिर तुम्हारी कितनी सहेली हैं, तुम मौसी मौसा, चाची चाचा तुम्हारे कितने, फिर उससे मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा और तुम्हारे बीच जो बॉन्डिंग है, फोर्स लग रहा है, वो Q1 Q2 और उसका, यानी तुम्हारा मुझसे और मेरा तुमसे। जैसे कभी कभी बहन भाई आपस में कहते भी हैं
कि तुम किसी और को मत बताया कर, बहन अपना दर्द मुझे बताया कर, बाकियों को रहने। और बहन कहती है तू अपनी परेशानी मुझे बताया कर, दीन दुनिया छोड़, मौसी मौसा मम्मी पापा। तो वो दो लोगों की बॉन्डिंग है, समझ में आ गया। तो यही चीज़ बाकी के लोगों होने पर डिपेंड, इन दोनों का फोर्स यानी Q और Q3 का, बहन भाई का जो बीच फोर्स लग रहा है वो सिर्फ तभी बदलेगा जब भाई बदल जाए, बहन बदल जाए, या इनके बीच के डिस्टेंस बदल जाए। बाकी भाई के दोस्त कितने हैं, भाई मौसा के कब जा रहा है, चाचा के कब जा रहा है, मम्मी पापा से कब बात कर रहा है, इससे बहन को कोई मतलब नहीं है। बहन कह रही है बस मेरे लिए हाजिर रहो। ऐसे ही मम्मी दोस्त को कोई मतलब नहीं, दोस्त कह रहा है तू भाई पापा का भी कहना मान, बहन का भी मान, मम्मी का भी मान, मौसा का भी मान। लेकिन भाई हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती में कोई नहीं है, हम दो ही बॉडी इंटरेक्शन है। हम दोनों क्या रहने चाहिए, इंडिपेंडेंट। और लोगों की प्रेजेंस या एब्सेंस से मतलब तेरे मम्मी पापा हैं तो भी हम दोनों की दोस्ती पे फर्क नहीं पड़े, तेरे मम्मी पापा नहीं हैं कहीं चले जाएं तो भी हम दोनों की दोस्ती पे फर्क नहीं पड़े। हम दोनों की दोस्ती इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, प्रेजेंस और एब्सेंस से अदर लोगों की। चार्जेस का मतलब अदर चार्जेस। ये दोनों दोस्त कह रहे हैं कि हमारी तुम्हारी दोस्ती पे कोई फर्क नहीं पड़े। ये वाला दोस्त इससे कह रहा है कि तुम्हारी मम्मी है, पापा हैं, तुम्हारी शादी हो गई है तो वाइफ है, बहन है, मौसा है। ये वाला दोस्त इससे कह रहा है हमारी तुम्हारी, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, दोस्ती हमारी तुम्हारी है, सिर्फ तुम बदले मैं बदला या हमारे बीच की डिस्टेंस बदली तभी हमारी दोस्ती इफेक्टेड होगी, बाकी तुम अपनी सब रिश्तेदारी निभाओ। सेम बात ये भी इससे कह रहा होगा कि भाई तेरी वाइफ है, तेरी बहन है, तेरी मौसा है, तेरे चाचा हैं, तो मुझे भी कोई मतलब नहीं। हम दोनों की दोस्ती तभी बदलेगी जब तू बदला, मैं बदला या हमारे बीच की डिस्टेंस। तो ये दो बॉडी इंटरेक्शन है Q1 Q2 का, ये तभी बदलता है या तो Q1 बदले या Q2 या इनके बीच की डिस्टेंस। इज दैट क्लियर। बाकी इसके आसपास में इसकी कितनी रिश्तेदारी है, कोई इसे मतलब नहीं, और इसकी कितनी रिश्तेदारी है, इसे मतलब नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। दोनों बात समझ में आ गई। तो ये पहली प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिखाता है। सुपरपोजिशन का मतलब होता है कि आपस में मतलब है, बाकी तू पूरे दिन क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, कोई मतलब नहीं। जैसे और भी देखते हैं, दो दोस्त तो बहुत ही पिक्चर आपके भी होंगे दोस्त। जब इसने याद किया तो ये भागा चला आया, जब इसने याद किया तो ये भागा चला आया, जब इसने याद किया तो ये चला आया, जब इसने याद किया तो ये। फिर जब इसे जरूरत पड़ी तो इस वाले दोस्त ने कहीं ये नहीं कहा अरे यार मैं बहन के आऊँ, मैं पापा के आऊँ, मम्मी मना कर रही है, मौसा के आऊँ, नानी की तबीयत खराब है, ना ना ना। तभी ये कहेगा कि फिर दोस्ती इफेक्टेड है। मेरा तुम्हारी बॉन्डिंग है, जब मैं याद करूँ तो तुम तुरंत चले आओ। ऐसे ये कहेगा कि जब मुझे ज़रूरत पड़े तो तुम चले आओ। तुम भी ये मत कहने लगना कि तुम मम्मी पे पापा पे यार बहन की तबीयत खराब है। हम दोनों टू बॉडी हैं। बाकी तुम जब ज़रूरत नहीं है तुम मौसा से भी रिश्ता निभाओ, फूफा से भी निभाओ, मम्मी से भी, पापा से भी, सबसे। इज दैट क्लियर। तो पहली प्रॉपर्टी हो गई कि सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकी के दो चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स है। इस वाले चार्ज के आसपास कितने चार्ज हैं उस पर डिपेंडिंग करता है। इस वाले इन दोनों के बीच अगर लग रहा है तो इस पे कितने आसपास चार्ज हैं, ये इस पे, इसे कोई मतलब नहीं। ऐसे इसे इसके आसपास कितने चार्जेस हैं इससे मतलब नहीं। ये दोनों आपस में डिपेंड करते हैं सिर्फ तीन चीज़ों पे, दोनों चार्ज कितने हैं या इनके बीच की डिस्टेंस। क्लियर। अगली बात समझाता हूँ, ये लिख ली, डायग्राम बना लीजिएगा या मैं रब कर रहा हूँ। अब जो मैं इसके आगे का एग्जाम्पल दूंगा वो सबसे ज़्यादा आपको ज़रूरी है समझना। भाई दोस्तों कह, इस पे अब बात करते हैं। दोस्तों कह के निपटारा पा गया कि तेरी मेरी दोस्ती है, हमें किसी और से मतलब नहीं। यानी फोर्स किस पे लगा रहा है दोस्त, ये वाला दोस्त ए पे, जो ये है, ये वाला चार्ज किस पे, ए पे। और कौन सा वाला दोस्त, पहला वाला। इज दैट क्लियर। समझते चलना। अब इन दोनों की तो इसने तो अपनी बात इस तक कह दी, यही बस 2 मिनट मेरी बात समझिए। इसने अपनी बात कह दी कि भाई तेरी मेरी दोस्ती है, हमें दुनिया से मतलब नहीं। पहला वाला दोस्त इससे कह रहा है क्यू से, जो क्यू किसने पे है, ए पे, कि मेरी तुम्हारी दोस्ती है, हमें दुनिया से मतलब नहीं, हम टू बॉडी इंटरेक्शन है, बाकी तू कुछ कर मैं कुछ करूं, हम दोनों की दोस्ती एक दूसरे के लिए हमेशा तैयार होनी चाहिए। अब ये आई मम्मी ने भी यही बात इससे पेल दी कि बेटा मेरा तुम्हारा रिश्ता है,
बचपन से पाला, खुद भूखी रही हूँ, तुम्हें राजाओं की तरह रखा है, राजकुमारों की तरह। तो ये बच्चा बोला हाँ। मम्मी बोली देख, तू बहन से रिश्ता निभा, भाई से निभा, पिताजी से निभा, जीजा से निभा, फूफा से निभा, दोस्तों से निभा, लेकिन मेरे तुम्हारे बीच कोई नहीं आए। हमारा तुम्हारा डू बॉडी इंटरेक्शन है। फिर वही वाली बात, तू बदले तो मैं बदला, या तभी बदलेगा हमारा तुम्हारा रिश्ता, या तो तू बदल जाए या मेरी ममता बदल जाए, या हमारे बीच की दूरी कोई कड़वाहट डाल दे, हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग कर दे, वरना हम दोनों की बॉन्डिंग कभी नहीं टूटेगी। तो भैया ये फंस गया। अभी तो दोस्त ने कहा दिया, दोस्त से मान ली कि हाँ तेरी मेरी बॉन्डिंग हमेशा रहनी चाहिए। एक और इस पे बढ़ गया, इस पे एक और बढ़ गया। किसका किसका? ए पे। ए आप अपने आप को समझ लो माँ का। माँ ने भी अपना रिश्ता बना लिया। है दो ही बॉडी, देखो है दो ही बॉडी, लेकिन इस पे इसे इसका भी देखना है कि तीसरा नहीं आना चाहिए, इन्हें इनका भी देखना है कि तीसरा नहीं आना चाहिए। तब तक आ गई बहन कि हमारा बहना भाई के बंधन, राखी के बंधन को निभाना। अब भैया भाई ने कह दिया ठीक है, कोई नहीं आएगा, ना मैं दोस्त, ना माँ, ना यार दोस्त, जब तुम कहोगी सिर्फ तुम और मेरी बॉन्डिंग है, कोई हमारे बीच में दरार नहीं डाल सकता। मैं बदल गया, तुम बदल गई, मैं बदल गया, तुम बदल गई, या हमारे बीच में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी, हमारे बीच की दूरी बदल गई, तभी हमारा फोर्स कम बढ़ होगा। तो इनने बहन से भी कर लिया भैया। अब एफ पे, जो ए पे था, इस पे तीसरा। ऐसे कर करके मानो इसने फूफा तक सबसे ये वादा कर लिया। एन 100 लोग थे तो पहले से दूसरे दोस्त थे, मम्मी से, पापा से, बहन से, भाई से, ऐसे इसकी ज़िंदगी में फूफा, मौसा, बड़े पापा, छोटे पापा, भाई, भतीजा सब थे। एन मानो 100 लोग थे। 100 लोगों से बात कर ली। 100 से कही हाँ मेरा तेरा संबंध औरों से पे डिपेंडिंग करेगा, तुम्हारा मेरा संबंध बाकियों पे, बाकी संबंधों पे, मतलब मेरे बाकी के संबंध हमारे तुम्हारे रिलेशन पे इफेक्ट नहीं डालेंगे, हमेशा टू बॉडी रहेंगे। दोस्त से भी कह दी, माँ से भी कह दी, पापा से भी कह दी, बहन से लेकर फूफा तक कह दी। लेकिन भाई इस पे तो टोटल फोर्स जब अकेले में सोचेगा, टोटल फोर्स ऑन ए, इस पे जो ए पे है, जो आप है, उन पे तो अकेले अकेले इतना। और समझ लीजिए बहन ने, दोस्त ने कहा भाई मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे रोज तू 10 रुपए दिया करेगा। अब वो संबंध में तू बहन को कितने ही दे, माँ को कितने ही दे, अपने लड़के को कितने ही दे, अपने मौसा को कितने ही दे, तू 10 रुपये मुझे रोज़ देगा। दोस्त ने कहा ठीक है, हमारी तुम्हारी बॉन्डिंग है, मैं बाकियों को कितना दे रहा हूँ तुझे मतलब नहीं, तेरा मेरा हमेशा 10 रहेगा। इनने 10 उसे दे दिए। माँ ने कहा तू मुझे 20 रुपये रोज़ देगा, मेरे 20 दवाई आती है। इनने कहा ठीक है माँ, मुझे माँ ने कहा तू कितना कमा रहा है, कितना नहीं, मुझे नहीं, मेरा तेरे बीच में 20 रुपये का फैसला है, 20 रुपये रोज़ देगा। इनने कहा ठीक। इनने बहन से कहा, बहन ने कहा मैंने तेरी पढ़ाई पे बहुत सेक्रीफाइस किया है, अब तू कुछ बन गया, अब तू तेरा बदला चुकाने का है, तू मुझे 30 रुपये रोज देगा। इन्हें कहा ठीक। अब दोस्त को क्या लग रहा है यार खूब कमा रहा है, लेकिन मुझे कितने रुपए दे रहा है, 10 ही तो दे रहा है, मुझे क्या मतलब। माँ को लग रहा है खूब कमा रहा है, मुझे क्या दे रहा है, बस 20 रुपये तो दे रहा है। बहन को क्या लग रहा है खूब कमा रहा है, मुझे क्या 30 ही रुपये तो दे रहा है। ऐसे मौसा को लगा कि मुझे तो 10 ही रुपये दे रहा है। लेकिन भाई इस पे तो टोटल देखो कितना हो गया है, तो टू बॉडी इंटरेक्शन, दोस्त और दो दोस्त, माँ बेटा, माँ बेटा, बाप बहन भाई, ऐसे करके इस पे टोटल हो गया। तो इस पे फोर्स निकालते हैं भैया। देखो पहले के कारण फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्या होता है फॉर्मूला, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 भाई इन दोनों के बीच ही तो लग रहा है, A और 1 के बीच, A और 1 के बीच। तो क्या हो गया, A पे कितना है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R1A का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड। लेकिन फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, तो इसका वेक्टर कितना आता है, R1A का यूनिट वेक्टर। जो ये इनके बीच की दूरी होती है, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम 1, R1A, डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम 1, या वेक्टर फ्रॉम 1 to A, बात वो ये कुछ भी बोल लीजिए, उसका स्क्वायर। ये तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये इसका वेक्टर हो जाता है। इज दैट क्लियर। और मेरी बात समझते चलिएगा। अब ये क्या है,
या के क्या है 1/4πε0 क्या है, तो प्लीज़ 2 लिंक में डालूंगा जिसमें मैंने पहले फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स समझाया था, फिर वेक्टर फॉर्म समझाया था, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी समझाया था, रिलेटिव परम्यूटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी, दोनों लिंक मैं वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। फिर मैं लास्ट टाइम कह रहा हूँ 5 सेकंड समझिए, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इलेक्ट्रिक चार्ज भी जानते हैं, कूलाम्स फोर्स भी जानते हैं और कूलाम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म भी जानते हैं, तब ये वीडियो देख रहे हैं। क्योंकि मैं ये सब, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ। प्लस अब ये माँ बेटे आ गए, ये तो दोस्त वाला, माँ बेटे में क्या लगेगा 1/4πε0 के Q1 Q2, तो Q1 Q2 बेटा तो हमेशा ही रहेगा, ये तो फंस गया। अब ये दोस्त के संग फिर दूसरी माँ, तो Q1 Q2, तो Q1 का काम तो Q कर रहा है, Q2 अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर कितना है इन इनके बीच लगने वाला, R2a का स्क्वायर, और वेक्टर क्वांटिटी है तो R2a का यूनिट वेक्टर। ऐसे करते चले जाओ, कहाँ तक आओगे बच्चों, एन में मौसा तक है इसकी, भाई लंबी चौड़ी इसने सबसे वादे कर रखे हैं। तो 1/4πε0 के Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 एन, जो आखिरी जिससे वादा कराओ, 100वां इंसान है तो ऐसे पहले से दूसरे से तीसरे से 100वां, तो ऐसे करते करते 100वां Q1 Q2 अपॉन RNA का स्क्वायर, और यहां क्या हो जाएगा RNA का यूनिट वेक्टर। ये फोर्स हो गया, समझ में आ गया। अब मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, जरा इसको उतार लीजिए, इसको नोट करना है। अब मुझे ये टोटल फोर्स हो गया, अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, अब इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में रब कर दे रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके उतार लीजिएगा, मेरा काम समझाने का था। RNA का यूनिट FAN, तो भैया जरा अब देखो FA पे टोटल फोर्स, टोटल ही तो निकालना है। देखो भैया 1/4πε0 के 1/4πε0 के 1/4πε0 के सब में आ रहा है, मैंने लिख लिया 1/4πε0 के, सब में से कॉमन निकाल लिया। अच्छा Q Q Q Q भी सब में आ रहा है भाई, मैं तो सभी में आ रहा हूँ, चाहे दोस्त के संग हूँ, चाहे माँ के संग हूँ, चाहे बहन के संग, चाहे मौसा के संग, मैं तो सब में आ रहा हूँ। बदल तो दोस्त रहा है, दूसरी या माँ या बहन, तो Q भी सब में से निकाल लिया भाई, मैं तो कॉमन ही हूँ। अब यहाँ दोस्त के संग क्या बचा, ये तो कॉमन निकल गया, क्या बचा Q1 अपॉन R1a का स्क्वायर, Q1 अपॉन R1a का स्क्वायर, ये तो कॉमन निकाल लिया, R1a का यूनिट वेक्टर प्लस ये कॉमन निकल आया है बाहर Q अपॉन 1/4πε0 के, तो यहाँ क्या बचा Q2 अपॉन R2a का स्क्वायर और R2a का यूनिट वेक्टर। ऐसे ही चलते 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 कहाँ तक, फूफा तक। ये तो कॉमन निकले आया होगा 1/4πε0 के Q, ये अब यहाँ क्या बचा Qn अपॉन RNA का स्क्वायर, RNA का स्क्वायर और RNA का यूनिट वेक्टर, ये आया। अब बस खत्म, मैं इसको रब कर दूं, अब तो ये तो चीज ऊपर लिखी, बस कॉमन ले लिया। बेटा जरा मैं, अब ये टोटल फोर्स निकल रहा है, ये इस चीज को पहला वाला प्लस दूसरा वाला प्लस n निकाला ये। अब बेटा क्या हुआ देखो, बस एक चीज ये जरा देखिए प्लीज, ये जरा एक मैथमेटिक्स की चीज है, आप लोगों को आती भी हो नहीं आती है तो मैं 1 मिनट में समझा दे रहा हूं, प्लीज जरा देख लीजिए। 1/4πε0 के Q, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, जरा ये एक चीज समझ लीजिए प्लीज, QI RIA का स्क्वायर RIA का कैप। अब समझो I = 1 to n, इतनी पूरी चीज को मैंने ये लिखा है, इतनी बड़ी चीज दोस्त से शुरू होकर फूफा तक की चीज को मैंने इतना सा कर दिया,
और ये तो कॉमन था ही। कैसे? पहला i की वैल्यू 1 रखो, ये i है, i की वैल्यू 1 से शुरू करो, तो यहाँ कितना हो जाएगा r1a, i की जगह 1 रखोगे, ये ध्यान से सुनो, r1a का स्क्वायर, r1a का स्क्वायर, i की जगह 1 रखो तो क्या हो जाएगा q1, और यहाँ i की जगह 1 रखो r1a, i की जगह 1 से ही तो शुरू करना है, r1a का यूनिट वेक्टर, r1a का यूनिट वेक्टर। पहला टर्म हो गया, सब जगह 1 1 1 भर दिया, यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, तीनों जगह 1 भर के ये वाला पहला टर्म आपका आ जाएगा। इसका मतलब होता है समेशन, समेशन मीन्स जोड़ दो, जोड़ दिया। अब 1 के बाद क्या रखोगे 2, भाई दोस्त रख दिया 1 1 1, दोस्त वाला मैटर इतना हो गया। इसका मतलब होता है जोड़ दो, जोड़ दिया, समेशन, प्लस का निशान लगा दिया। अब माई मम्मी 2 2, तो यहाँ 2 लिखोगे i की जगह, यहाँ 2 लिखोगे, यहाँ 2, तो ये हो जाएगा q2 r2a का स्क्वायर और r2a, 2a का यूनिट वेक्टर। ये मम्मी का भी टर्म पूरा हो गया। फिर जोड़ दो प्लस, फिर तीनों में 3 भरो, पापा 3 3 3, तो हो जाएगा r3, यहाँ आता q3 r3a का स्क्वायर r3a। फिर आती बहन, कितना भरते हैं 4 4 4 4, तो बहन। लास्ट में क्या आते फूफा, फूफा माने थे हमने n में, 100 में हो सकते हैं, 200 में हो सकते हैं, तो n भरो, तो क्या हो जाता qn, qn हो गए फूफा जी, rna का स्क्वायर rna का स्क्वायर और rna का यूनिट वेक्टर। यानी इस पूरे टर्म को छोटा करके समेशन में ये लिख दिया, तो ये टोटल कूलाम फोर्स निकल के आता है। इसे लिख लीजिए न्यूटन। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं, इसको अब रब कर दें, अब टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं, अगली प्रॉपर्टी, पहली तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझ गए, सुपरपोजिशन ऑफ कूलाम्स फोर्स। अगला देखें, कूलाम फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलाम फोर्स कह लो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लो, वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। क्या होता है सर इनवर्स स्क्वायर लॉ? F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भैया दो चीज़ें होती हैं, आप लोगों को पता हो तो ठीक, ना पता हो तो मैं अब बता दूं। ये कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और ये कहलाता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब किसी के सामने ये साइन बना हो और ये ए या कुछ भी सामने लिखा हो बिल्कुल, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जब यही साइन बना हो लेकिन 1 अपॉन करके लिखा हो तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये दोनों दोस्त हैं, तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख। यानी तू बढ़ेगा, तुम्हारा नाम बढ़ा, तुम्हारी दौलत बढ़ी तो मैं भी खुश, मेरी भी नाम और दौलत बढ़ेगी। हम दोनों एक दूसरे के जिगरी यार हैं, दो भाई हैं, मान के चलिए। वो दो भाई नहीं जो आपस में गला काट देते हैं, ना ना नहीं, जो दो भाई एक दूसरे के लिए हमेशा साथ खड़े रहते हैं कि तू तरक्की करा, समझो मैंने तरक्की करी, तेरे पेट में गया तो मेरे पेट में गया। ये वो है डायरेक्टली, तुम बढ़ोगे तो मैं बढ़ा, तुम घटोगे तो मैं घटा, तू रोया तो मैं रोया, जो तेरे संग होगा वही मेरे संग। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, पड़ोसी और भी कई लोग कि जब तुम तरक्की करोगे तो मैं जलन के मारे मर जाऊंगा, जब ये घटेगा तो ये बहुत खुश होगा। जैसे आपस में नेता लोग विपक्ष के, कोई भी हो, कोई भी नेता हो, उससे मतलब नहीं है कि कौन से में किसी एक ने बहुत अच्छा कोई फैसला ले लिया, तारीफ हो रही है, तो दूसरा जल गया, यार इसने ये क्यों अच्छा फैसला ले लिया, इसकी तो बाबाई हो रही है, इसकी सफलता सक्सेस की ओर जा रहा है। तो ये जब सक्सेस की ओर जाएगा तो ये बहुत गिर जाएगा, इसकी बहुत मोरल डाउन हो जाएगा। और वहीं अगर ये कोई गलत फैसला ले ले, इसकी सरकार के समय कुछ गलत हो जाए तो ये बड़ा खुश, अब देखो इसकी सरकार गिरने ही वाली है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो मैंने लिखा है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। देखो ये और ये, देखो ये फॉर्मूले में F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, अपॉन में ही तो आ रहा है। F के डायरेक्टली तो Q1 Q2 है, F के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो Q1 Q2 है। जब Q1 बढ़ेगा तो F बढ़ेगा, जब Q2 बढ़ेगा तो F बढ़ेगा। ये दोनों इसके दोस्त हैं, जब ये दोनों घटेंगे तो ये घटेगा। जब ये अच्छे, जब इन पे पैसा आया तो समझो इस पे आया, डायरेक्टली है। ये दोनों दुश्मन हैं।
जैसे जैसे दूरी बढ़ी फोर्स कम होता गया। दो दोस्त जब दिन भर संग रहते थे उनमें बहुत तगड़ा फोर्स था। एक दोस्त चला गया शहर से बाहर सालों के लिए, दोस्ती हल्के हल्के कम होती गई क्योंकि बीच की दूरी बढ़ गई। और जब बीच की दूरी हमेशा सामने आमने रहते हैं तो बीच का फोर्स बड़ा रहता है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ, यानी दूरी बढ़ेगी चाहे माँ से, चाहे बाप से, चाहे भाई से, चाहे बहन से, चाहे वाइफ से, चाहे दोस्त से, तो फोर्स आपस में लगाव कम होना लाजमी है। फिल्मों पे मत जाओ कि 20 साल बाद दो दोस्त मिले एक दूसरे को गले लगा लिया, या फिर भगवान कृष्ण और सुदामा जी पे मत जाओ, वो एक यूनिक केस है, एक अलग बात है, समझ में आया, वो एक्सेप्शन केस है, ठीक है। हम आप लोग आम आदमी हैं, दूरी बढ़ने पे फोर्स कम हो ही जाता है। बेटा माँ से दूर चले जाए कई सालों को, अमेरिका, माँ भले ही एक तरफ से याद करते रहे, बेटे की तरफ से कम हो जाता है। भाई वो अपना जॉब करेंगे, माँ को देखे, तभी तक रहता है। जितनी दूरी बढ़ती जाएगी किसी भी रिलेशन में फोर्स कम होता जाएगा। तो वही तो ये कूलाम फोर्स जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। इन्वर्स, ये इन्वर्स में ही तो आ रहा है, एफ के इन्वर्स, और स्क्वायर लगाइए, इसको इन्वर्स अपॉन में आ रहा है डिस्टेंस, और स्क्वायर लगा तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है, ओबे करता है। एफ और ये लिख लीजिए, डायरेक्टली का मतलब समझा दिया, इन्वर्सली का। अब एफ और आर स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचना हो, या एफ ले लिया या आर स्क्वायर, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मिलता है। ऐसे करके ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। सर ये क्या होता है, देखो यहाँ पे दूरी कम थी, ये दूरी आर डिस्टेंस कम थी दो लोगों के बीच, यहाँ से यहाँ, तो बहुत प्यार था, कितना फोर्स बढ़ा था यहाँ तक, इतना प्यार था। जब दोनों के बीच दूरी कम थी तो प्यार इतना था। अब दूरी यहाँ तक पहुँच गई, दूरी ये पहुँच गई, तो प्यार घट के कहाँ पहुँच गई, ये इतना सा प्यार रह गया। फिर समझो, जब यहाँ पे थे तुम दो दोस्त यहाँ पे थे, तो फोर्स देखो कितना जा रहा है, ये जा रहा है, इतना प्यार था दोनों में। ये वाली चीज़ यहीं पे तो आ रही है, दोनों के बीच फोर्स इतना था जब दोनों के बीच की दूरी ये। अब दूरी बढ़ के यहाँ आ गई, यानी दूरी बढ़ गई, ये इतने से बढ़ के दूरी यहाँ तक आ गई, तो फोर्स घटता गया, प्यार कम होता गया, बस फोर्स इतना रह गया। देखो ये वाली लाइन के सामने फोर्स इतना ही तो रह गया। इज दैट क्लियर? तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए बनाइए। सही है, आगे देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलाम फोर्स, बात वही है, कंजर्वेटिव होता है। अब सर ये कंजर्वेटिव क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव, बिल्कुल बता देता हूं। वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे, फोर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, वो फोर्स जो पाथ पे डिपेंड ना करे वो क्या कहलाता है, कंजर्वेटिव। और विच डिपेंड ऑन पाथ, वो क्या हो जाता है, नॉन कंजर्वेटिव। अब ये इसके एग्जाम्पल आगे आएंगे, ये छोड़ते फिलहाल यहाँ मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है, यानी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। सर क्या मतलब हुआ इसका, प्लीज़ बताइए, देख लीजिए। ये माँ थी, ये तुम थे, ये तो तुम ही लेके चलो, ये Q तुम थे और ये Q2 तुम्हारी माँ, Q1 दोस्त ले लिया था, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तुम्हारे बीच की दूरी ये है, यानी ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं अभी बता दूंगा क्या है सर इसका मतलब। बात पे डिपेंड नहीं करता। ये माँ थी इंडिया में बैठी थी, ये माँ थी इंडिया में बैठी थी, ये बेटा था अमेरिका में। अब इन दोनों के बीच क्या कहा था माँ ने, तू दुनिया में घूम, अपनी पत्नी देख, खूब तरक्की कर, यार दोस्त में घूम, लेकिन जब माँ तुझे याद करे, मैंने तुझे बहुत
लाड़ से पाला है तो आ जाए ना। अगर तू बदला तो भी हमारे बीच का फोर्स बदलेगा, मैं बदली तो भी फोर्स बदलेगा, या हमारे बीच में कभी दूरी आ गई, मैंने तुझे याद किया और तूने कह दी माँ मैं तो बहुत दूर हूँ, मेरी मीटिंग है, मेरी पत्नी ने रोक रखा है, ये सब बातें मत बताना, या मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा हूँ, तब हमारे बीच में दूरी आ गई, या तू बदला या मैं, तभी फोर्स बदल जाएगा। बिल्कुल सही बात है, इसने माँ से वादा कर रखा था। अब ये है अमेरिका में, ये है इंडिया में। माँ ने याद करा, एक दिन माँ की तबीयत खराब थी, लड़के को अपना वादा याद आ गया कि बदलना नहीं है, माँ ने कह रखा था। अब माँ के पास ये पहुँचता है, मान के चलिए अभी तो माँ को इस बात से मतलब नहीं है, ये मॉस्को होके आया है, स्विट्जरलैंड होके आया है, पैदल आया है, हवाई जहाज से आया है, कितनी दूरी तय करी है, बीच में मुंबई में रुका फिर आया है, नो ना ना। इनिशियल फाइनल माँ हर एक से यही कहेगी मेरा लड़का अमेरिका से इंडिया आया है। ये किसी को अरे ये यहाँ से यहाँ पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि मेरा बेटा पहले न्यूजीलैंड गया, फिर स्विट्जरलैंड गया, फिर थाईलैंड गया, फिर आया, ना ना ना। या फिर मेरा बेटा पहले अफ्रीका गया, केन्या गया, फिर यहाँ आया, ना ना। इट्स इनिशियल फाइनल, इनिशियल बताएगी अमेरिका में थे, फाइनल यहाँ आ गई। तो जो चीज़, जो फोर्स इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करें कि मैं यहाँ हूँ मेरी माँ यहाँ है, बस इस पे डिपेंड करें, ये ये वाली डिस्टेंस पे, तो वो क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव। अभी नॉन कंजर्वेटिव का थोड़ा सा बता देता हूँ। और जो बच्चा सीधे आ गया माँ के पास, चाहे ऐसे चाहे पूरी दुनिया घूम के किसी भी रास्ते से, और उसने माँ से कहा देख मैंने अपना वादा पूरा किया, तूने कहा था कि हमारे तुम्हारे बीच में न तू बदलना न मैं, ना बीच की दूरी, जब मैं याद करूँगा ना देख मैं आ गया, तो वो क्या हो गया, कंजर्वेटिव, बात बनी कुछ। और जो बच्चा आ तो जाए, पता है माँ रहता तो वहाँ था, मुझे भाग एक ड्यूटी करनी पड़ी, फिर बीच में एक जगह लैंड करना पड़ा, फिर एक दोस्त को एक कागज़ देना था, तब मैं तेरे पास आया हूँ। या माँ पहले मुझे अपने बच्चों को मिलना था, फिर एक दोस्त से मिलना था, फिर पत्नी यहाँ पे नेपाल में थी, फिर मैं तेरे पास आया हूँ। तो वो हो गया नॉन कंजर्वेटिव, क्योंकि वो फिर माँ को पाथ बताने लगा मैं किस रास्ते से आया हूँ। और जो रास्ता ना बताए, चाहे इस रास्ते से ही आया हो, उसने दोस्त को भी कागज़ दिए हो, केन्या में भी रुका हो और अपने बच्चों से भी मिला हो, लेकिन माँ को ना बताए, माँ से कहे हमारे तुम्हारे बीच तो यही दूरी थी, मैं यही दूरी तय की है बस, तो वो हो गया कंजर्वेटिव। और जो रास्ता बताने पड़ा कि मैं इतनी परेशानी झेलते हुए यहाँ रुका, फिर यहाँ मिलेगा, सीधी फ्लाइट नहीं थी तो मैं उधर गया इधर गया, तो वो क्या हो गया, नॉन कंजर्वेटिव, जो पाथ पे डिपेंड करे। और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल, इनिशियल मीन्स यहाँ था लड़का और फाइनली यहाँ गया, तो वो क्या हो जाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये जो कूलाम्स फोर्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये कंजर्वेटिव है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल दोनों के बीच की दूरी कितनी है इस पे डिपेंड करता है। और एक बात यही समझ लीजिए, ये तो लिख लिया होगा ना, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, आओ समझ लीजिए। ये ए पे तुम थे, यहां पे कोई एक चार्ज तक बॉस तुम्हारा, ये कोई एक चार्ज था, तुम दोनों के बीच फोर्स लग रहा होगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां भी एक चार्ज है यहां भी चार्ज है, तो ये फोर्स लग रहा होगा। जब ये फोर्स लग रहा होगा, तुम ए से चले और यहां से यहीं पे आ गए, ए से चल के एक चक्कर घूमे यहीं आ गए, तो वर्क डन तुम्हारा 0 हो गया। तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा यहीं से चले और यहीं पे आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा क्या हुआ, 0, जहाँ से चले वहीं पे आ गए, लौट के बुद्धू घर को आए। तो ये तुम्हारे बॉस थे, तुम यहाँ थे, तुम पूरा शहर घूम के शाम को बॉस के पास आ गए, बॉस से कहोगे आज मैंने बहुत वर्क करा है, बहुत फोर्स लगा यहाँ से यहाँ पे, बस कह कहा यार कौन सा वर्क करा है भाई, यहीं तू सुबह बैठा था मेरे सामने, यहीं अब आके बैठ गया, डिस्प्लेसमेंट तेरा 0 हो गया, तो वर्क क्या हो गया तुम्हारा 0, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। यहाँ से यहाँ तक क्लोज लूप में आने में इसने कोई पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये इनिशियल और फाइनल, इनिशियल भी तुम यहीं थे और फाइनल भी तुम यहीं आ गए, समझ रहे हो। वो तो मैंने एक एग्जाम्पल समझा दिया था, बाद में मत कहना कि ये वाला फोर्स यहाँ क्यों आ गया, वो तो माँ बेटे का बताया कि इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करेगा, बस ये एक एग्जाम्पल समझाया था मैंने। ये वाला चार्ज, ये माँ थी, ये तुम थे, तुम यहाँ से यहाँ पहुँच गए, चाहे तुमने दुनिया का कोई सा रास्ता पढ़ाया, माँ कहेगी पहले तुम यहाँ थे, अब तुम मेरे लिए यहाँ पहुँच गए। तुमने चाहे ऐसे पहुँचे चाहे ऐसे पहुँचे, माँ को इससे फर्क नहीं है, वो ऐसे तो नहीं, चाहे ऐसे पहुँचे। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, कि एक कोई बॉस था,
ये बॉस था, तुम थे, तुम पूरा चक्कर घूम के यहाँ तक आए, तो तुम्हारा मैंने क्या बताया, कंजर्वेटिव है, इनिशियल और फाइनल। इनिशियली भी तुम यहाँ थे, फाइनली भी यहाँ थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट जीरो, क्योंकि ये इस बात पे डिपेंड करता है तुम कहाँ थे और कहाँ आ गए। तुमने कौन सा रास्ता तय करा उस पर डिपेंड ही नहीं करता है। हाँ, अगर नॉन कंजर्वेटिव होता तब बॉस कहता हाँ तुमने कुछ काम करा है, क्योंकि वो पाथ देखता, हाँ यार चला तो बहुत है आज, 2 पाई यार चला है। लेकिन ये क्या है, कंजर्वेटिव है, इसमें देखते सुबह भी तुम यहीं बैठे थे, शाम को भी यहीं बैठे हो, चाहे तुम पूरा दुनिया घुमाए हो, तो तुम्हारा वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये फोर्स जो है इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। इनिशियल भी तुम यहीं थे, फाइनल भी यहीं थे, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। जो मैंने माँ वाला बताया था वो एक आपको बहुत अच्छे से समझाने के लिए बताया था। आप ऐसे भी उसको समझ सकते हो, ये माँ इंडिया में बैठी है, आप माँ इंडिया में बैठी है, आप अमेरिका में, आप शिफ्ट हो गए लंदन, अमेरिका से लंदन, तो माँ कहेगी पहले मेरा बेटा यहाँ था R1 डिस्टेंस में, अब मेरा बेटा R2 पे हो गया। इनिशियल वो कहेगी R1, फाइनल कह देगी R2। अब उसे ये मतलब नहीं है कि तुम नेपाल, न्यूजीलैंड, भूटान, जापान, केरला होते हुए लंदन शिफ्ट हुए हो। वो यही कहेगी पहले मेरा बेटा लंदन अमेरिका में था, अब मेरा बेटा लंदन शिफ्ट हो गया। तो वो सीधे ये बात बताएगी, इनिशियल अपने बेटे का ये बताएगी, बाद में फाइनली बेटा यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया तो उसके बीच की डिस्टेंस ये, वो ये सब नहीं जाने तुम कौन से रास्ते से गए हो। तो इनिशियल और फाइनल समझ में आ गया, कहीं कोई परेशानी नहीं, ठीक। अब लास्ट चीज़ देखिए, कल 6 न्यूमेरिकल है, 3 कल करा लेंगे, 3 परसों। लास्ट चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी लिमिटेशंस, कूलाम्स फोर्स की लिमिटेशंस। हर चीज़ की लिमिटेशंस होती हैं, तो कूलाम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की लिमिटेशन। पहली चीज़, चार्ज डिस्क्रीट होना चाहिए। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस क्या होता है मैंने बता दिया है, आप वीडियो देख लीजिएगा, मैं लिंक डाल दूंगा। डिस्क्रीट का मतलब होता है पॉइंट चार्ज, यानी ये हो और ये चार्ज Q1 Q2 पॉइंट में हो, बहुत छोटे से में, ऐसा ना हो कि ये है ये लगातार ये चार्ज, ये इस पे एप्लीकेबल नहीं है, बस पॉइंट चार्ज हो, कॉन्टिन्यूस नहीं हो लगातार। पहली चीज़, दोनों पॉइंट चार्ज हो या डिस्क्रीट हो, मैंने समझा दिया है। दूसरी चीज़ नाम ही है भैया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, पहले ही दिन बताया था, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट, स्टैटिक मीन्स रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, तो दोनों चार्ज, बोथ चार्जेस should be at rest, दोनों चार्जेस रुके हों, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज और स्टैटिक मीन्स रेस्ट। ऐसा ना हो ये घूम फिर रहा है, ये तो जिम्मेदारी निभा रहा है कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, ये अपने सारी रिश्तेदारी निभाते फिर ना, तुम मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहे, बाकी तुम अपनी दुनिया देखो मैं अपनी देखूं। ऐसा भी ना हो ये तो इसके लिए सब कुछ दुनिया छोड़े हुए है, वादा निभाने के लिए दो दोस्तों का, ये अपनी माँ को भी देख रहा है, अपनी पत्नी को भी देख रहा है, अपनी बहन को ना, दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, रेस्ट। लास्ट प्रॉपर्टी लिमिटेशंस हो गई। एक प्रॉपर्टी अभी याद आई है, वो भी देख लो, 2 मिनट की बात है, खत्म हो जाएगा। फर्स्ट ये 2 बॉडीज थी A और B, इसका मास था m1, इसका मास था m2, तो इनके बीच जो फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, Gm1 m2 अपॉन r², ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। अभी इन दोनों बॉडीज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं लगेगा, वीडियो शुरू करा था तभी बताया था, इन दो का एग्जाम्पल लेके, इन दोनों पे अगर मास है और बीच की डिस्टेंस है तो इनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। m1 इसका मास, m2 इसका मास, किलोग्राम में जो भी हो, r इनके बीच की डिस्टेंस, ठीक है। और ये फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मानो, लेकिन इन पे अभी कूलाम्स फोर्स नहीं लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि इन पे चार्ज नहीं है। मानो इन दोनों पे चार्ज भी होता, Q1 Q2, और ये रुके भी होते, रेस्ट में तो होते ही, तब इनके बीच लगने वाला फोर्स कूलाम फोर्स।
अभी पढ़ा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये दोनों हो सकते हैं अट्रैक्टिव भी और रिपल्सिव भी। अब ये सर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव कब होंगे भैया, प्लीज फिर से पढ़ लेना। दोनों प्लस हैं तो रिपेल करेंगे, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा, ये वाला इसको इधर रिपेल करेगा। और एक प्लस है और एक माइनस है तो अट्रैक्ट करेंगे, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा, ये वाला इसको अट्रैक्ट करेगा। अगर लाइक चार्जेस हैं, दोनों पे प्लस है तो ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर। दोनों पे माइनस है तब भी ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर। लेकिन एक पे प्लस है एक पे माइनस है तो ये वाला इसको अपनी तरफ के लिए खींचेगा और ये वाला इसको अपनी तरफ, तो अट्रैक्टिव। जबकि ये वाला फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव। ये दोनों हमेशा दो मास m1 m2 है तो हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट। इसके लिए मास होना जरूरी है दो बॉडीज के बीच। इस पे मास के साथ साथ चार्ज होना भी जरूरी है भाई। मास होगा तभी तो भाई, इस पे कोई भी दुनिया में ऐसी चीज हो ही नहीं सकती जिस पे चार्ज हो मास ना हो। चार्ज रुपए समझो, ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा इंसान है जिसमें वजन ना हो लेकिन उस पर रुपए हो। अरे यार रुपए होंगे तो रुपयों में वजन तो अपने आप होगा। ऐसे तो कई लोग होंगे जिन पे वजन है रुपए नहीं है, जैसे मुझ पे 1 भी रुपया नहीं है, चार्ज नहीं है लेकिन मास है। ऐसा कोई दुनिया में इंसान नहीं होगा जिस पे रुपए हो वजन ना हो, क्योंकि जैसे ही रुपए आएंगे वजन आएगा। रुपयों में रुपए तो चार्ज है ही लेकिन रुपयों में वजन तो है ही। तो ऐसे ही चार्ज जब किसी बॉडी पे होता है तो उनपे मास तो होता ही होता है। फिर कह रहा हूँ दो बॉडीज पे मास, ये दो बॉडीज हैं तो इन पे मास जरूरी है, होगा ही होगा। और दोनों r दूरी पे रखी हैं तो ये फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा लगेगा क्योंकि मास है दोनों पे। लेकिन जरूरी नहीं है इन पे चार्ज है, लेकिन अगर इन पे चार्ज हुआ, चार्ज है मैं कह रहा हूँ दो बॉडी, तो अपने आप से समझ लो दोनों पे मास तो होना ही होना है। तो ये फोर्स तो हमेशा लगना ही लगना है, ये जरूरी नहीं है लगे नहीं लगे, ये तभी लगेगा जब चार्ज होगा। जब दो बॉडीज पे चार्ज है तो ये फोर्स लगता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कूलम्ब फोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। ये वाला मास पे, ये हमेशा लगेगा दो बॉडीज के बीच, और ये तब लगेगा जब दो पे चार्ज हो। तो ये कहा गया। अच्छा, ये दोनों होते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर दोनों प्लस है तो ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर। दोनों माइनस है तब भी ये वाला इसको इधर धकेलेगा, ये वाला इसको इधर। एक प्लस है और एक माइनस तो अट्रैक्टिव होंगे। ये वाला कहेगा तू मेरे पास आ जा, ये वाला कहेगा तू मेरे पास आ जा। तो जो हमारा कूलम्ब फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो बड़ा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। पढ़ेंगे क्यों होता है, ठीक है। अब बहुत बड़ा कोई एक्सेप्शनल केस मत लगा देना कि हम मास लेते चले जा रहे हैं लाखों करोड़ों अरबों खरबों नरबों में और उनके बीच की डिस्टेंस बहुत कम कर दी, और चार्ज ले लिया तुमने 0.00001 कूलम्ब और उनके बीच की डिस्टेंस तो भाई जो इसके बीच की होगी वो इनकी होगी, तब हो सकता है ऐसा। लेकिन वैसे नॉर्मली कूलम्ब फोर्स बड़ा होता है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो आज आपका कूलम्ब फोर्स के पूरा टॉपिक हो चुका है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने कूलम्ब फोर्स क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, इनकी डायमेंशन और यूनिट क्या होती है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको आता है, हर वीडियो में कहता हूँ, अगर आपको ये चीज़ आती है तो वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, जो मैंने R1A, R2A, RA1, RA2 लिखा या FA1, FA2 लिखा, वो क्या होता है वो सीखने के लिए आप फिर मेरी वो वाली वीडियो जिसमें कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म सिखाया, दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये आपका आज कूलम्ब फोर्स का पूरा थ्योरेटिकल आपका हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। 6 न्यूमेरिकल हैं जिसमें सारे तरीके के न्यूमेरिकल आ जाएंगे। 3 कल कर लेंगे, 3 परसों, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करते हैं। पढ़ते रहिए, बाय। उतार लीजिए कोई चीज़ हो ऐसी, बाय।